अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूं यशफीन जमाल। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस जारी कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब FIA ने भी हुकूमत की हिदायत पर बाकायदा तौर पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। पाकिस्तान भर में कहा जा रहा है, मुल्क भर में उसका दायरा कार जो है उसको फैलाया जाएगा और थोड़ा इन्वेस्टिगेशन जो है वो करने की कोशिश की जाएगी। ये जो तमाम मामलात हैं इनके अंदर हम अगर बात करते हैं इलेक्शन कमीशन और इस वक्त जो फॉरेन फंडिंग केस का मामला है, तो हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुसलसल एक तो ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन पर एतमाद नहीं है। दूसरी जानिब प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब को लेकर उनके खिलाफ। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि ECP की जानिब से 9 नशिस्तें कौमी असम्बली की जो कि रिसेंटली खाली हुई हैं उन पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। अब उस शेड्यूल का जो मामला है वो भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि पहले तो एक नी जो रिएक्शन था PTI की जानिब से वो ये था, और वो भी बड़ा दिलचस्प था, शायद पहले कभी ना देखा होगा, कि 9 नशिस्तों पर इमरान खान साहब ने कहा कि वो खुद ही उम्मीदवार होंगे, सभी नशिस्तों के ऊपर खुद इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन एज एन आफ्टर थॉट ऐसा लग रहा है कि वो उसके बाद उन्होंने ये कंसिडर किया और महसूस किया कि क्योंकि जो इस्तीफे हैं PTI के उनके हवाले से ऑलरेडी मामला अदालत में है PTI की जानिब से, तो उसके अंदर उन्होंने मजीद एडिशन किया है और कहा है कि जब तक इन इस्तीफों का मामला हल नहीं हो जाता इस शेड्यूल को जो कि अभी जारी किया गया इसको मुअत्तल किया जाए। तो थोड़ा सा इस पर बात करेंगे कि इलेक्शन का शेड्यूल भी मुअत्तल कराने की कोशिश है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी जमात में कोई और कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो कि इलेक्शन लड़ने के काबिल हो? के खान साहब जो है वो खुद कह रहे हैं कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, और ये भी पूछने की कोशिश करेंगे, स्पोर्ट्समैन हैं, क्रिकेटर हैं, एक बॉल से 9 विकेटें वैसे भी नहीं ली जा सकती, तो व्हाट्स द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट? वो क्यों ये जो चीज़ है इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं तारुफ करवा के आगाज़ करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाल चंद मालही साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नुमाइंदगी करेंगे प्रोग्राम में। स्काइप से हमारे साथ अली गौहर बलोच साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। और तजियाकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, रजा रूमी साहब भी हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रजा आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं रजा बिकॉज ज़ाहिर है एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट आपसे गुफ्तगू का आगाज़ इसलिए करना चाहती हूँ कि ये जब आपने सुना कि खान साहब ने कहा है कि वो 9 की 9 नशिस्तों पर खुद ही कंटेस्ट करेंगे, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था इस चीज़ को, या फर्स्ट थॉट क्या थी आपकी? जी बहुत ही अजीबो गरीब बात लगी। उसकी वजह यह कि 2 सीटों का तो सुना था, 3 का सुना था। मेरे ख्याल से 2018 में भी खान साहब ने 3-4 पर लड़ा था इलेक्शन। हाँ। लेकिन 9 की 9 जो है पूरे के पूरे बाई पोल्स वो खुद लड़े हैं। तो ये कुछ बात अजीबो गरीब लगी। उसकी वजह यह है कि अगर वो 9 सीटें जीत भी जाते हैं तो फिर भी 8 उनको खाली करनी पड़ेगी, 1 रखनी पड़ेगी। 8 पर क्या दोबारा बाई इलेक्शंस होंगे? हाँ। तो एक तो इस चीज की समझ नहीं आई, पहली बात कि उनकी हिकमत अमली क्या है। दूसरी बात ये कि ये एक बहुत बड़ी सियासी जमात है PTI इस वक्त। पिछले गवर्नमेंट में रही है, 150 से ज्यादा MNAs उसके मौजूद रहे हैं पार्लियामेंट में, 151। तो उनके पास कैंडिडेट्स हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, PTI के वर्कर्स को मौका मिलना चाहिए कि वो असेंबली में आए और वो पहुंचे। तो ये सारी जो चीज है इससे मुझे यूं लगा कि खान साहब सीरियस ही नहीं है इस मामले में, और उनका रिकॉर्ड भी रहा है। वैसे तो हमारे तकरीबन तमाम सियासतदानों का रिकॉर्ड पार्लियामेंट के बारे में अच्छा नहीं रहा, नवाज शरीफ साहब इंक्लूडिंग, क्योंकि वो लोग जाते नहीं थे पार्लियामेंट को। लेकिन खान साहब तो बिल्कुल भी पार्लियामेंट को कुछ खास समझते नहीं है, कुछ अहमियत नहीं देते। और यही वजह है कि उनकी दौरे हुकूमत में पार्लियामेंट का वो रोल ही नहीं रहा जो कि होना चाहिए। बिल्कुल ही ना कोई वहां पे कानून गया। तारीखी तौर पे जितने ज्यादा ऑर्डिनेंसेस पिछली PTI गवर्नमेंट में जारी हुए वो इसी चीज का गमाज है कि पार्लियामेंट और सेनेट और नेशनल असेंबली की कोई खास वैल्यू नहीं, नहीं थी लेकिन आपने गवर्नमेंट देखा हो तो चुनाव उनका में। हमेशा ये गिला रहा कि ये जो अपोजिशन की जमातें हैं ये साथ बैठने को तैयार ही नहीं किसी लेजिस्लेशन पर, तो इसलिए फिर काम तो चलाना है, इसलिए ऑर्डिनेंस लाना पड़ता है। हमने जब भी सवाल पूछा यही जवाब मिला। नहीं, ये मेरे ख्याल से ये गिला उनका बजा नहीं है, क्योंकि वो तो खुद देखिए ना, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो मौजूदा वजीर आजम है, उनसे तो खान साहब ने गालिबन एक बार हाथ तक नहीं मिलाया, बल्कि वो बारहा ये कहते रहे कि मैं तो उस चोर डाकू के साथ बैठूंगा नहीं, बात ही नहीं करूंगा। आज भी यही मामला बना हुआ है। तो इस कदर जो है ये मैं समझता हूँ कि जमहूरी रवायात के भी खिलाफ है,
और खान साहब को इसका जो है वो नोटिस लेना चाहिए, इस मामले को ठीक करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये 9 की 9 नशिस्तें, यानी कि इस वक्त अगर हम इस बाई इलेक्शन की बात करें तो फिर पूरा इलेक्शन ही यही है ना, जो कि खान साहब अकेले लड़ना चाह रहे हैं। तो मैं बिफोर आई गो टू अली गौहर बलोच साहब, मैं पहले मालही साहब से इस बात का जवाब ले लूं कि सर समझा दें कुछ कि ये क्या थॉट प्रोसेस है कि आपके जो लीडर हैं पार्टी के, वो आप में से किसी को भी अहल नहीं समझते इस चीज़ के कि आप में से कोई उनकी पार्टी का टिकट ले और अवाम के पास चला जाए। 9 की 9 नशिस्तें वो कहते हैं मैं खुद लड़ूंगा। देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मदु किया। और रज़ा रूमी साहब जो हैं वो शायद पीटीवी के चैनल पे हैं, तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि खान साहब लास्ट टाइम भी 5 सीटों पे इलेक्शन लड़े थे और 5 सीटों पे जीते थे। अब ये इस्तीफाओं का जो मामला है, नहीं अभी पीटीवी का सर बीच में तो ना करें, आप बैठे हैं यहाँ स्टूडियो में लाइव प्रोग्राम में। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस क्रिटिसिज्म जो पीटीआई वाले करते हैं, मुझे बड़ा अफसोस भी होता है और हैरत भी होती है सर। नहीं होना चाहिए आप, नहीं देखिए आप लाइव शो पे मेरे साथ इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है सर, फिर तनकीद किस बात पर? अच्छा होना चाहिए। चलिए बात आगे बढ़ाए ना, बढ़ाइए। सवाल ये है कि हमने इस्तीफा दिए थे और 125 इस्तीफा थे, उसको कबूल नहीं किया गया, जबकि हमारे जो डिप्टी स्पीकर थे उस वक्त एक्टिंग स्पीकर थे कासिम सूरी साहब, उन्होंने वो समरी कबूल कर ली थी और उनको इस्तीफाओं को कबूल कर लिया था। इन्होंने होल्ड किया और गैर कानूनी और गैर अखलाकी तरह से होल्ड किया हुआ है। उसके बाद उन्होंने पीस मील में यानी टुकड़ों में उसको एक्सेप्ट करना शुरू किया, क्योंकि इनको पता है कि अब इनके इत्यादि इनसे आस्ता आस्ता हाथ निकालने वाले हैं। जो 9 सीटों पे आप कह रही कि खान साहब इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, नहीं वो जहाँ से आए थे वहाँ चले जाएंगे। जो इस्तीफाओं का जो खान साहब के इलेक्शन लड़ने की जो खबर है, हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो अपोजिशन है और उनका जो हुकूमती हिमायती मीडिया है उसको बहुत अच्छी तरह से लेगा और एकदम से ऐलान होगा कि भाई केपीके में जो है मौलाना फजल रहमान इनके सामने कंटेस्ट करेंगे, वहाँ से मरीम नवाज़ पंजाब से करेंगी, वहाँ से बिलावल भुट्टो करेंगे। इनके तो लेने के देने पड़ गए हैं। इन्होंने जो सोचा था कि हम इस तरह से अनाउंस करके और धांधली करके और सीटें निकाल के अपनी इस गवर्नमेंट को मुस्तहकम करेंगे और 1 साल आगे चलाएंगे, सो अब वो उनकी बात जो है वो ख़त्म हो गई है। खान साहब के ऐलान होते ही जो पार्लियामेंट के यस इंशाल्लाह वो खुद लड़ रहे हैं। सवाल वहीं आ जाते हैं ना सर, एक बात आपने उसका जवाब नहीं दिया ना सर। देखिए पीटीआई, आप लोग कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक फोर्स बन गई है, यूथ के अंदर मकबूल है, जो सारा पॉपुलर सपोर्ट और वोट है आप लोगों के साथ है, तो वोट तो सर पार्टी के नाम पे पड़ता है ना, या सिर्फ इमरान खान के लिए ही पड़ेगा, आप खड़े होंगे तो नहीं पड़ेगा। इज दिस व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि ये देखें, जो पहले पंजाब में ज़मीनी इलेक्शन हुआ, इट वाज काइंड ऑफ अ रेफरेंडम जो इस हुकूमत के खिलाफ हुआ। वहाँ पे खान साहब इलेक्शन नहीं लड़े थे। वहाँ पे तो फिर अब क्यों जरूरत है? सुने ना आप, 1 मिनट मुझे भी तो मौका देना। नहीं आप प्लीज। वहाँ पे सारे हमारे कैंडिडेट खड़े थे और उन्होंने वो इलेक्शन जीता और उनको हुक्मरान जमात को शर्मनाक जो शिकस्त हुई। अब हम इनको दोबारा शर्मनाक शिकस्त देंगे। जहाँ तक पार्लियामेंट की इज्जत का मामला है, तो जितना ये हुक्मरान इत्तेहाद ने इस पार्लियामेंट को बेतौकीर किया है, जैसे जैसे आपने देखा कि सिंध हाउस में जिस तरह ये बोलियां लगा के लोगों को खरीदते रहे, सेनेट में इन्होंने हमारे मेंबरान को खरीदने की कोशिश की, ये पैसों से पॉलिटिक्स करते रहे, तो पार्लियामेंट को हमेशा ये बहुत बेतौकीर करते रहे हैं, वो चाहे छांगा मांगा हो या बेनजीर के खिलाफ जो हो। ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस हैं वो, जिनके बारे में आप बात करें, वो अभी भी मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, या तो कोई चीज उनके खिलाफ प्रूफ कर दें, सबूत लेकर आएं, या फिर ये तो इल्जाम तराशी है ना सर, जिसका एक सिलसिला है पिछले 3-4 महीने से जारी है, आप रोक ही नहीं रहे, आप खत्म नहीं करते उसको। आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं कि देखें 3 दिन से जब से इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है, पूरी दुनिया से पाकिस्तानी चीख रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हम फॉरेनर्स नहीं हैं, हमने इनको फंड किया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन वहीं फंसा हुआ है। ये इलेक्शन कमीशन वहीं फंसा हुआ है। मैं बिल्कुल आपसे डिटेल से मैं कमेंट लूंगी फॉरेन फंडिंग पे। अली गौहर बलोच आपको गुफ्तगू में शामिल कर लें सर। वो ये कहते हैं कि ये आपको जो है इबरतनाक शिकस्त देने के लिए खान साहब ने फैसला किया है कि वो 9 की 9 नशिस्तों पर खुद जो है वो कैंडिडेट होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूरत-ए-हाल ये है कि लाल चंद साहब की मैं बात सुन रहा था और मुझे बड़ी हैरानगी हो रही थी कि जिन 5 नशिस्तों की बात ये कर रहे थे कि जिन पर खान साहब जीते हैं, उनमें से मैं एक हल्के की तो मैं भी मिसाल दे देता हूँ, तो साद रफीक साहब का हल्का था। और पूरी दुनिया ये बात जानती है कि 2018 का इलेक्शन खान साहब जीत के नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चुरा कर इक़्तिदार के ऊपर बरकमान हुए थे। ये उस वक्त भी सिस्टम के लाडले थे और ये आज भी सिस्टम के लाडले हैं। आपको पता है कि ख्वाजा साद रफीक साहब के मुकाबले में इनका मार्जिन बड़ा जो था वो कम था,
और उसके बाद वही ख्वाजा साद रफीक साहब वाली सीट भी जो है वो नून लीग ने जीत ली फिर इलेक्शन में। उसी दिल्ली इलेक्शन में जब हुआ था तो मेरा भी दिल्ली इलेक्शन था, एक कैंडिडेट जो थे वो उनकी डेथ हो गई थी तो मेरा भी दिल्ली में चला गया था जनरल इलेक्शन से। तो बात करने का मकसद ये है कि खान साहब 2018 के इलेक्शन तो चुरा के आए, आरटीएस सिस्टम की पैदावार थे और उसके और इनकी कहीं भी इसके बावजूद के इलेक्शन चुराया, इसके बावजूद के लोगों की वफादारियां तब्दील की गई, इसके बावजूद के हमारी लीडरशिप पर झूठे मुकदमात बनाकर उनको पाबंदे सलासल किया गया। इन तमाम जो है वो सहूलतें जो खान साहब को मिली सहूलतकारों के जरिए, इसके बावजूद भी वादे अक्सरियत ना ले सके, फिर भी इनको जो है वो इत्तेहादियों के जरिए जो है चंद वोटों के ऊपर जो है वो मरकज में हुकूमत बनी। और दूसरी बात ये है कि खान साहब तो वोट चुरा कर आए थे, लेकिन इसके बरक्स जब हमने इनके खिलाफ अदम एतमाद किया है तो वो एक जमहूरी तरीके के साथ किया है, एक आईनी और कानूनी तरीके के साथ किया है। हाँ। और ये अदम एतमाद की वजह से उतरे हैं, इनके खिलाफ मियां नवाज शरीफ की तरह से किसी अदालत के जरिए को फैसला करके थोड़ा बैकग्राउंड से आगे चले जाए ना। मैं अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ कि आप लोग जो इस वक्त हुकूमत में हैं, आप लोग खान साहब के इस ऐलान को कैसे देख रहे हैं, जो वो कह रहे हैं कि मैं 9 की 9 नशिस्तों पर खुद कंटेस्ट करूंगा? देखिए, ये 9 की बजाय ये बेशक अपनी हर सीट पर इलेक्शन लड़ने के लिए आ जाएं, और इनके मुकाबले में ये तो कहते हैं ना कि मरियम नवाज साहिबा, तो इनकी फॉर द काइंड इंफॉर्मेशन, मरियम नवाज साहिबा को तो आपने डरते हुए नाअहल करवाया हुआ है, मियां नवाज शरीफ को आपने डरते हुए नाअहल करवाया हुआ है, क्योंकि आप उनका मुकाबला वोटों के जरिए नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि इमरान खान के मुकाबले में मुस्लिम लीग के वर्कर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे और इमरान अहमद नियाज़ी को इंशाअल्लाह ताला इबरतनाक शिकस्त देंगे। और मादी करीब में आपने देखा कि जो ज़िमनी इलेक्शन अभी हुए, इससे पहले जो हुए थे जब इमरान अहमद नियाज़ी साहब बरसर इक़्तिदार थे पंजाब में भी और मरकज़ में भी, उस वक्त भी 14 में से 13 इलेक्शन इमरान अहमद नियाज़ी साहब आ रहे थे इक़्तिदार में होते हुए, वोट चुराते हुए, तो ये डस्का में पकड़े गए थे। मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ ये चाहते हैं कि चाहे वो पैसा चोरी करे, चाहे वो वोट चोरी करें, चाहे वो पाकिस्तान का आइन और कानून अपने डिप्टी स्पीकर और उनके जरिए जो है वो तोड़े, तो पाकिस्तान का कोई कानून और आइन जो है वो नहीं समझते कि वो मतलब है कि वो उसका एहतराम करेंगे या उसकी बजावरी करेंगे। वो तो मैं तो वैसे आप सब पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदगान से, इनसे भी और आपसे भी यही कहूंगी कि सर ये चोर हर वक्त एक दूसरे को चोरी के इल्जामात लगाना सभी बंद कर दें। कोई थोड़ा सा मैच्योर पॉलिटिकल डिस्कोर्स अगर इस मुल्क में चल पड़े तो मैं समझती हूँ कि बेहतरी की तरफ हम बढ़ सकते हैं। मैं जरा रजा रूमी साहब से एक सवाल पूछ लूँ इसी इशू के ऊपर कि सर ये जो अभी आपने बात की थी, एक तो पहले मुझे ये थोड़ा सा समझा दें, मैं समझने की कोशिश ही करती रहती हूँ जब इस तरह के डिसीजन आते हैं। आपको क्या समझ में आती है कि ये पार्लियामेंट जिसके अंदर बकौल खान साहब के चोर डाकू बैठे हैं, जिस पर उनको एतमाद नहीं है, वो इनके नीचे काम नहीं करना चाहते, यही फैक्टर था जिसकी वजह से रिजाइन किया पार्लियामेंट से और गए, तो फिर बाय इलेक्शन इसी पार्लियामेंट की मेंबरशिप के लिए फिर से हो रहा है, तो व्हाई कंटेस्ट? आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो मंतक क्या है कि वो कंटेस्ट कर रहे हैं इन द फर्स्ट प्लेस। मैं तो आई ऑलवेज थॉट कि नेशनल असेंबली का बाय इलेक्शन तो बायकॉट करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वरना फिर इस्तीफों का क्या मंतक हुआ? रजा, आई थिंक आपकी ऑडियो म्यूटेड है, अगर काइंडली अपनी जी यशवीन, आपका सवाल बहुत अहम है और हम सब भी यही समझना चाह रहे हैं कि आखिर इस पूरी चीज का मकसद क्या है। इससे तो एक ही चीज साबित होती है कि ये सिर्फ एक सियासी जो है स्टंट है, इस्तीफे देना बैठना, यानी कि जब आप वजीर आजम हो तो फिर वो पार्लियामेंट ठीक है, जब आप वजीर आजम ना हो और अदम एतमाद आ जाए आपके खिलाफ तो फिर वो पार्लियामेंट जो है वो चोरों और डाकुओं की हो गई, फिर उसको छोड़ दो। अच्छा, छोड़ा भी है, नहीं भी छोड़ा, कुछ इस्तीफे मंजूर किए हैं, हुकूमत की भी मुझे समझ नहीं आती कि वो इतने सारे इस्तीफों में से उन्होंने चुन के 11 ही क्यों मंजूर किए, पूरे क्यों नहीं किए या नहीं करे सब कुछ। देखिए, बात ये खान साहब जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो रवायती सियासतदान नहीं है। वो खुद भी कह चुके हैं कई इंटरव्यूज में, उनके जो जानने वाले मानने वाले भी ये कहते हैं जी वो बाकी सियासतदानों की तरह नहीं है। खान साहब का ये मसला है कि वो फिर रवायती सियासतदान नहीं है, तो वो रवायती सियासत के जो असूल है या रूल्स ऑफ द गेम है वो उनके साथ भी नहीं खेलते। देखिए ना, अभी वो सड़कों के ऊपर उन्होंने एहतजाज जारी रखा है पिछले कितने महीनों से, ये पार्लियामेंट में उनको करना चाहिए। जब नैब की अमेंडमेंट्स हो रही थी नैब के कानून में, तो उनको वहां पे होना चाहिए था, खुद वो वहां पर आते उसको अपोज करते,
जो कि एक ऑपोजिशन का काम होता है, या वो ईवीएम वाला कानून है उसकी वो अपोज करते हैं। वो हर चीज पे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी वो जाते हैं। वो लोग 3 रुकनी एक बेंच है जहां से सबको वो पीटीआई को इंसाफ की, फौरी इंसाफ की तवक्को होती है और मिल भी जाता है। तो ये मामला ये है कि अगर आप पार्लिमानी जमहूरियत का हिस्सा हैं तो आप ऑपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, आप उस सिस्टम का हिस्सा हैं, और उसके बगैर सिस्टम चलता नहीं है। तो अपनी जिम्मेदारी जो होती है वो भी कबूल करनी चाहिए। देखिए ना, अभी अखबारात में खबरें भी आई हैं कि पीटीआई के एमएनएस जो हैं बहुत सारे, वो अभी तक उनके पास सरकारी रहायशगाह भी है, दीगर उनको मराहत भी मिल रही हैं, तनख्वाह भी मिल रही है। अगर वो इस्तीफा दे चुके हैं तो फिर वो इस्तीफा दें, कम से कम टैक्स पेयर्स के ऊपर ये बर्डन तो ना हो। लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा। तो ये कुछ अजीबोगरीब, ये सिर्फ सियासी स्टंट है यशवीन, और कुछ नहीं है। और कुछ भी नहीं। अच्छा, बिफोर ये जो आपने बहुत सारे 3-4 पॉइंट्स रेज किए, बिफोर मैं इमाली साहब से पूछूं, मुझे ब्रीफली जवाब दे दीजिएगा अली साहब कि ये क्यों आप लोगों ने ये मरहलावार जो ये इस्तीफे मंजूर किए, उसके पीछे क्या मंतक है? इस्तीफे आए हुए थे कलेक्टिवली, क्यों नहीं गवर्नमेंट ने मंजूर किए? देखिए, बात यह है कि इमरान अहमद न्याजी साहब तो बिल्कुल इस चीज़ के कायल हैं। मैं रूमी साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि वो जब तक बरसरे इक़्तिदार होते हैं तब तक तो वो असम्बली के अंदर बैठते हैं, लेकिन जब किसी आईनी तरीके के साथ उनको इक़्तिदार से अलग किया जाता है तो वो मुल्क में एक इंतशार पैदा करना चाहते हैं। उनके असल मकसद ये है कि मुल्क में इंतशार पैदा किया जाए, सियासी तौर पर इंतशार पैदा किया जाए, मुआशी तौर पर तो वो जाते हुए मुल्क का बेड़ा गर्क करके गए हैं। जिस वक्त 2018 नहीं, लेकिन में सवाल, आप मेरे सवाल का प्लीज जवाब दे दें सर कि देखिए, इंतशार की बात जहां तक आप करें, अगर वो इंतशार पैदा करें तो जो एक अनसर्टेनिटी है वो उसको खत्म करने की जो कोशिश आप लोग कर सकते हैं वो तो कीजिए ना। क्यों मरहलावार इस्तीफे जो हैं वो मंजूर किए जा रहे हैं? 11 जी, ये फैसला जो है ये स्पीकर साहब का और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है कि उन्होंने उनकी वेरिफिकेशन करनी होती है। जिस इस्तीफे की वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन को भेज रहे हैं। अब सिलसिला शुरू हो गया है तो ये आहिस्ता आहिस्ता सारे जो इस्तीफे हैं वो मंजूर हो जाएंगे। और खान साहब तो कहते थे कि हम इस्तीफे देकर गए हैं, और हैरानगी वाली बात है कि इस्तीफे देने के बावजूद अब वो उनको इलेक्शन के लिए जब बुलाया गया है, एक तरफ कहते हैं मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा, दूसरी तरफ इलेक्शन से भाग भी रहे। अगर उनकी इतनी ज्यादा मकबूलियत है तो भाग क्यों रहे? और खुद कैंडिडेट भी बन गए 9 की 9 सीटों पे। उधर इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि भाई हम तो मतलब है कि डेट आगे की जाए, अभी तक मामला अदालत में चल रहा है। तो जिस तरह से ये बीआरटी पेशावर के ऊपर भी इन्होंने स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे रहे, जिस तरह से ये अब ये करें, मैं जवाब देती हूँ, मैं माली साहब से जवाब देती हूँ सर। एक तो 2-3 बातें हैं माली साहब, एक तो मुझे इजाजत दीजिएगा माली साहब, एक दो बातें हैं। एक तो ये कि 2 दफा अभी पिछले 2 दिन में ऐसा महसूस हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो प्रिपेयर्ड दिखाई नहीं दी। एक तो पहले जो ये अभी रेफरेंस का मामला था, जो आप लोग गए सुप्रीम कोर्ट और फिर आपने कहा कि हमें मजीद तैयारी की जरूरत है, हमें थोड़ा सा वक्त दिया जाए, हमने उस पर कुछ ऐड ऑन करना है फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। और दूसरा मसला ये वाला अभी हुआ कि आपने पहले ऐलान कर दिया कि कौन कौन कहाँ से। खान साहब ने कहा कि मैं 9 की 9 नशिस्तों पर लड़ूंगा, कुरैशी साहब की साहबजादी ने अनाउंस कर दिया कि मुल्तान की नशिस्त से वो लड़ेंगी। पहले वो कन्फ्यूजन, फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि आप दोबारा अदालत चले जाते हैं और कहते हैं कि इस्तीफों वाला जो हमारा पहले से केस चल रहा है उसमें यह भी इजाफा किया जाए कि जब तक ये मसला हल नहीं होता आप शेड्यूल ही ना दें, आप डेट ही मुलतवी कर दें। तो ये तैयारी के बगैर आप लोग जो है वो चीज़ें जो है अनाउंस करना शुरू कर देते हैं। शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो मैंने भी इस्तीफ़ा दिया है और रज़ा रूमी साहब को मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा, बेहतर है वो ख़ुद भी इसको वेरीफाई कर लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन्होंने के मेंबरान ने इस्तीफ़ा दिया है उनमें से कोई भी मेंबर सैलरी नहीं ले रहा। ये मिस इन्फॉर्मेशन है, डिसइन्फॉर्मेशन है और आवाम को मिसलीड करने की ज़रूरत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान के ख़िलाफ़। अच्छा, जो आपने मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी के हवाले से बात किया, तो वो इन 9 इस्तीफ़ाओं से वो बिल्कुल अलग किस्सा है। वो सीट जो खाली हुई है वो अपना ज़ैन हुसैन शाह कुरैशी साहब के MPA इलेक्ट हो जाने के बाद हो गई है, क्योंकि उन्होंने हल्फ लिया है। वो इन 9 सीटों के वो 9 सीटों के अलावा है ना, वो 9 सीटें वो रेजिग्नेशन में नहीं है, जो इन्होंने रेजिग्नेशन उनकी कबूल नहीं हुई थी, वो 9 सीटों के अलावा है। अच्छा, हम ये नहीं गए हैं कि हाई कोर्ट जाके कि हम कह रहे हैं कि इलेक्शन आओ, हम कह रहे हैं कि 125 पे इलेक्शन हो। हम तो चाह रहे हैं जनरल इलेक्शन हो। हम तो चाह रहे हैं कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी जो बड़ी चैंपियन होती थी, कहती थी कि अवाम का सर चश्मा, ताकत का सर चश्मा अवाम है, हम तो कहते हैं कि आप अवाम में आएँ। आप जो कह रहे हैं कि 18 की जो असेंबली थी वो बोगस थी, तो आप उस असेंबली में कैसे बैठे हो? आपको ना तो कोई, आप एक साजिश के तहत आए, आपको एक बैरून मुल्क साजिश से एक हिमायत हासिल हुई, आपने आके आप असेंबली में बैठे हो, हक हुकूमत कर रहे हो। तो लिहाजा
अब आपको जनरल इलेक्शन में जाइए, जो हालात हमने छोड़े थे उनसे आप कई हालात खराब हो वैसे गए हैं। आप सिर्फ मैं समेत हमारे एक जुमला जी, जी, आखिरी जी, जब हम छोड़ के गए तो 16.5 इन्फ्लेशन थी, आज 38% इन्फ्लेशन है। कमर के हमने गरीबों की कमर तोड़ चलिए के उस पर भी रख बात दिया है। करेंगे, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आप हमारे पीटीआई के दोस्त, आप समेत सब लोग जो है कभी कभी बड़ी मासूमाना सवाल करते हैं। आपने कहा जी 2018 के इंतखाब अगर नहीं कबूल थे तो क्यों आए असेंबली में। मैं तो आपसे आज का सवाल पूछ रही हूँ कि आपको ये पार्लियामेंट कबूल नहीं, आपको ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर कबूल नहीं, आप कहते हैं इस इलेक्शन कमिश्नर के तहत हम कोई इंतखाब नहीं लड़ेंगे। ये इस वक्त जो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं इन पर हमें एतमाद नहीं है, हम इनके साथ बातचीत नहीं करना चाहते, फिर आप लोग क्यों ज़िमनी इंतखाब लड़ रहे हैं? आप लोगों ने इस्तीफा इसलिए दिया था कि आप बाई इलेक्शन लड़ने खड़े हो जाएंगे उसके बाद? देखिए हमने ये नहीं कहा कि हम कभी बात नहीं करना चाहते। खान साहब ने हजार- कल मुतअद्दिद बार- अब सुने ना मेरी बात। हमने वाज़ा तौर पे कहा है, देखिए आधा सच बताएंगी तो फायदा कोई नहीं होगा ना। नहीं, मैं हमने बिल्कुल आधा वाज़ा सच तौर नहीं पे बता कहा रही। है कि आप जी। इलेक्शन की डेट दे दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करने के लिए तैयार है नई इलेक्शन कमीशन के लिए, तो लिहाजा नया इलेक्शन कमीशन जुड़ेगा तो उससे बातचीत हो सकती है। बाकी ये जो टैक्टिक्स खेल रहे हैं कि हम जो है इस लूली लंगड़ी हुकूमत को एक साल खींचेंगे, तो ये हम नहीं खींच सकेंगे। हम इंशाल्लाह 13 आप अगस्त मेरे को सवाल का जवाब नहीं हम- दे रहे। अगर ये 9 इलेक्शन सीटों पे बाई इलेक्शन होता है जिस पे खान साहब ने कहा है कि वो खुद कैंडिडेट होंगे, तो यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनके तहत ये इलेक्टोरल एक्टिविटी होगी, तो आपको उन पे ये एतमाद हमारा- नहीं है, अच्छा, आप लड़ने को तैयार? अच्छा देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक उसूली फैसला कर लिया है, वो ये है कि वो कोई इलेक्शन नहीं छोड़ेंगे, हर इलेक्शन लड़ेंगे। हमारा मुतालबा है, हम नहीं चाहते कि इस इलीगल इलेक्शन कमीशन और इससे ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसको किसी किस्म का सहारा मिले, या हमारे बाइकआउट करने से हम ये इलेक्शंस लड़ेंगे और हम असेंबली में भी नहीं बैठेंगे, ताकि इनको ये जो टेक्निकल सपोर्ट लेना चाह रहे हैं, ये ऑक्सीजन लेना चाह रहे हैं, ना मिल सके। डू यू अंडरस्टैंड जो आप बात कर रहे हैं उसका मतलब क्या है? माशी सूरत हाल देखें, मुल्क में इस वक्त सैलाब है, एक नेचुरल डिजास्टर है, जो कुछ है आप लोग पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ऐलान करके क्रिएट कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम हिस्सा बनेंगे, कोई चीज जीत गए तो हम वो नशिस्त रखेंगे भी नहीं, छोड़ देंगे, फिर उस नशिस्त को वेकेट करेंगे, उस पर फिर वो इंतखाबी अमल होगा। डू यू रियली रियलाइज कि आप लोग क्या कहते हैं? रियलाइज हुक्मरानों को करना चाहिए था, और जो उनके हैंडलर्स थे उनको करना चाहिए था। जब मुल्क में कह रहा हूं ना, मैंने अभी आपको बताया, जब एक राइट डायरेक्शन में था, 6% जीडीपी से ग्रोथ हो रही थी, जब आपकी इन्फ्लेशन बहुत कम थी, तो एक हुकूमत जो स्टेबल थी उसको हटा के इन्होंने इस मुल्क के साथ मजाक किया है। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के एक कंस्पिरेसी के मोहरे बने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये तो आज तक हिंदुस्तान जो है रूस से तेल ले रहा है, वह कोयला ले रहा है, ये तो आज तक उनसे लेने के लिए तैयार नहीं है। चले, आज तो ये आज कह कई रहे हैं- सवाल आप ये और कह भी रहे हैं उभर कि रहे हैं एक हुकूमत जो आजकल। कि ठीक चल रही थी उसको अगर हटाया है तो इन्होंने मजाक किया। रज़ा रूमी साहब ये कहते हैं जी कि इन्होंने मजाक किया है, तो अब तो हम यही करेंगे, और वो अभी वाज़ेह तौर पे मेरे प्रोग्राम में कह रहे हैं कि अगर कोई नशिस्त जीत भी जाएंगे तो उसको रखेंगे नहीं। तो ये तो फिर एक डेडलॉक नहीं है रज़ा? मुझे तो आई डोंट सी दिस पॉलिटिकल सिचुएशन गोइंग एनीवेयर। देखिए, डेडलॉक से ज्यादा वो डेडलॉक तो भूल जाइए ना, वो तो ये आपस में तय करेंगे। हमारे सियासतदानों का तो मसला ये रहा है कि लड़ लड़ के उन्होंने मुल्क को इस नहज को पहुंचा दिया है, जो अवाम के टैक्सेस खर्च होंगे इन बाई इलेक्शंस को इनेकाद करने के लिए। 9 सीटों के ऊपर पे अगर इमरान खान साहब खड़े होना चाहते हैं तो उन 9 सीट्स के ऊपर इलेक्शन कमीशन का खर्चा नहीं होगा, उनमें से 8 तो बिल्कुल बेकार हो जाएंगी, दोबारा से इलेक्शन करना पड़ेगा। इसी तरह अगर उन्हें ये सीट जीत कर छोड़नी है तो फिर ये काहे का इस मजाक की क्या जरूरत है? क्योंकि क्यों इलेक्शन कमीशन के और अवाम के टैक्स पे के पैसे क्यों लगे इसके ऊपर? देखिए ना, ये चीजें कहने की जरूरत है हमें। हमारा यशवीन, आपका और मेरा तो उससे कोई गरज नहीं है ना कि कौन सी पार्टी जीतती है या कौन सी हारती है, कौन सही है कौन सी गलत है। हमें तो मफाद आमा का देखना है। और अगर पाकिस्तान का सिस्टम जो है जमहूरी इसी तरह मजाक बन जाता है और वो एक बर्डन बन जाता है पाकिस्तान की टैक्स पेयर्स के ऊपर, और यहाँ जो अभी हमें बहरान का सामना है, माशी बहरान, सियासी बहरान, वो अगर इस तरह की जो है पॉलिटिकल पोलराइजेशन से मजीद गहरा हो रहा है तो हमें तशवीश करनी चाहिए ना। ये तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स है, ये तो सिर्फ एक वो दिखावे के लिए ये अच्छा, तशवीश की जो आप बात करें रजा, हमें कुछ और चीजों पर भी तशवीश नहीं होनी चाहिए। हमने बड़े नाम सुने, चपरासी, कोई चपरासी है उसका अकाउंट है, कोई पता नहीं कौन है उसका अकाउंट है, पता नहीं कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ पैसे जा रहे हैं। आज हमने कुछ खानसामों के अकाउंट्स भी देखे, कुछ ड्राइवर्स के अकाउंट्स भी देखे, आई डोंट नो, कोई शायद कोई एक अकाउंटेंट है उनका अकाउंट भी देखा। वो कहते हैं जी हमसे तो ब्लैंक चेक साइन करा लिया जाता था, हमें नहीं पता कि पैसे कहाँ से आते थे, क्या अकाउंट था, कहाँ जाते थे। तो ये बात चीजें भी बाइस तशवीश है, ये कहाँ जा रही हैं? जी बिल्कुल, ये देखिए ना, मकसूद चपरासी का तो जिक्र सुन सुन के कान पक गए अखबारों में, टेलीविजन के ऊपर।
और अभी तो वो जो बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रूलिंग दी है कि वो 3-4 नाम हैं, एक की तनख्वाह 35,000 है, एक की 40,000 है, लेकिन अकाउंट में लाखों मिलियंस रुपीस ट्रांसफर हुए हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली वैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सारी पार्टीज का मसला है कि उनके यहाँ शफाफियत नहीं है। अभी तो पीटीआई के ऊपर स्पॉटलाइट आ गई है ना, हाँ, और वो चूंकि अकबर बाबर साहब ने बड़ी जारहाना अंदाज में अब 8 साल अपना केस लड़ा, तो अब वो मामला सामने आ गया। ये सारी पार्टियों का मैं समझता हूँ एहतसाब होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो सालाना ऑडिट करें हर पॉलिटिकल पार्टी का। देखिए यशवीन, इससे पहले भी जो मशरिक वस्ता में गल्फ रियासतें जो हैं वो यहाँ पर कुछ ग्रोहों को और सियासी ग्रुप्स को फंड करती रही हैं, और हमने उसके नुकसानात भी देखे हैं। तो हमें वो ये सारी चीजों का अहाता करना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल ठीक है, ट्रांसपेरेंसी तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज के एंड से बिल्कुल ऑफ कोर्स, मतलब नोबडी कैन, इसको हम वो नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि ये नहीं होना चाहिए। अली गौहर बलोच साहब, ये जो अभी तहकीकात और चीजें सामने आ रही हैं, फॉरेन फंडिंग केस का एक डिसीजन हमने देखा है आ गया है, मजीद उसके ऊपर आप लोग आगे जा रहे हैं रेफरेंसेस लेकर, फिर उसके बाद एक एटीट्यूड और माइंडसेट ये है कि वो कहते हैं कि हम इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे लेकिन हम नशिस्तें जो जीतेंगे वो रिटेन नहीं करेंगे। तो ये तो एक अजीब सी सूरत हाल नहीं है हुकूमत के लिए जो इस वक्त डेवलप हो रही है। जैसे जैसे ये फॉरेन फंडिंग केस आगे जाएगा इनकी रेजिस्टेंस भी डेफिनेटली बढ़ती चली जाएगी। तो कैसे हैंडल करेंगे? वो कहते हैं अच्छी भली एक हुकूमत चल रही थी, आपको क्या पड़ी थी, आप आ गए बीच में। देखिए, बात ये है कि यशफीन के ये इनकी बड़ी अजीब ही मंतक होती है, लेकिन साथ ही बड़ी मतलब है कि ये भी एक नविश्ता दीवार है कि ये हर जगह पर रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। जो जो इल्ज़ाम इन्होंने झूठे इल्ज़ामात दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पर लगाए, हमारी लीडरशिप पर लगाए, आज उन तमाम जराइम में ये खुद मुलव्वस पाए। मकसूद चपड़ासी का भी जिक्र हो रहा था, इन्होंने बहुत जिक्र किया, और अपने 3-3, 4-4 चपड़ासियों के अकाउंट पकड़े गए हैं जिनमें आपने बाहर के लोगों से मतलब है कि वो पैसे लिए, बाहर की फर्मों से लिए, अबराज से रिश्वत का पैसा लिया, जो कि मतलब है कि बड़ा क्लियर आप पूरी पाकिस्तान, पूरी दुनिया ने देख लिया है। और अबराज को नवाज के इलेक्ट्रिक के जरिए फिर वही पैसा पाकिस्तान में मंगवाया। इमरान न्यारी साहब से पूछ ले तो वो ये कहेंगे क्या फर्क पड़ता है थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग की, क्या फर्क पड़ता है अगर डस्का में हम रंगे हाथों वोट चोरी करते हुए पकड़े गए तो थोड़े से ही वोट चोरी किए थे। तो मकसद ये है कि ये अपने आप को कानून और आइन से बाला तक समझते हैं। ये अपने आप को समझते हैं कि मैं पाकिस्तान के कानून और आइन को नहीं मानता, मैं अगर चोरी करूं तो मेरी चोरी को चोरी ना कहा जाए, मैं डाका डालूं तो मेरे डाके को डाका ना कहा जाए। मुझे ये बताएं कि जो 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 गोगी ने चोरियां की, जो वो कितने 5-5 कैरेट के किस्से मशहूर हुए, जो अब इनके फॉरेन फंडिंग केस में जो इन्हीं के बानी रुकन ने उठाया, हमने तो वो कंप्लेंट नहीं की थी, इन्हीं के बानी रुकन में उठाया। और उसमें हैरानगी वाली बात है कि पूरी दुनिया से मतलब है कि अरबों के हिसाब से अमाउंट्स आई हैं, और कोई दुनिया का ऐसा खित्ता नहीं है कि जहां से इन्होंने खुफिया अकाउंट से और अकाउंट छुपाए रखे। इन्हीं की दौरे हुकूमत में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई कि ये वो खुफिया अकाउंट्स हैं जिनके जरिए मतलब है कि इमरान अहमद नियाज़ी ने अपने साइनों से उन लोगों के बिल्कुल काफी डिटेल जो है वो डिसीजन में भी आई है। मेरे पास इस सेगमेंट का वक्त थोड़ा कम है, माली साहब से जवाब लेना चाहती हूँ कि सर पाकिस्तान का एक इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इन सारे मामलात को पार्टीज के रिलेटेड देखता है, उनकी जानिब से शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली पार्टी है जिसको फॉरेन फंडेड डिक्लेयर कर दिया गया है। आगे के जो प्रोसेसेस हैं वो होते रहेंगे, लेकिन ये जो अभी कुछ चीजें सामने आ रही हैं, मकसूद चपरासी जैसे अभी इन्होंने कहा कि सुन सुन के हम सब किस कौम के कान पक गए, आज कुछ खानसामे भी निकले हैं, आज भी कुछ चपरासी निकले हैं, उन पर क्या जवाब देंगे आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया उसके लिए हाई कोर्ट की वाज़ह अहकामात थे कि नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी इनके साथ अकाउंट्स देखे जाएं और डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्रिमिनेशन की, चले उसको तो हम कोर्ट में फेस करेंगे। ये दोनों भाई जो मेरे हैं ना, इतना सादगी से कितना बता रहे हैं, तो ये पाकिस्तान की आवाम समझती है ये बिल्कुल अलग केस है, आप पैरेलल नहीं कर सकते। एक इमरान खान का किसी सर्टिफाइड चोर और डाकू से मुकाबला नहीं हो सकता। इमरान खान वो शख्स है जो इस मुल्क में डॉलर्स लाया है। इमरान खान वो शख्स है जिसने पहली दफ़ा पब्लिक फंडिंग या फंड रेजिंग का कॉन्सेप्ट दिया। ये वो जमायतें हैं जो करप्शन की
सारी उस जमा पूंजी से चलती हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो ये मकसूद चपरासी करके इनके कान जो पक गए हैं, तो मुझे ये बताएं कि लास्ट वीक जो कोर्ट में हेयरिंग थी उसमें तो हमजा शहबाज ने कहा था कि मेरे कमर में शदीद तकलीफ है, मैं तो हिल भी नहीं सकता, तो वो लंदन कैसे चले गए। शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि भाई मेरी तबीयत बहुत खराब है, मौसम भी कुछ बेहतर नहीं लग रहा, मैं तो नहीं आ सकता। चले, मैंने वो पूरा पाकिस्तान घूम रहे हैं। मैं आपको इंटरप्ट करती हूँ, आपने उनको कहा बड़ी सादगी से, लेकिन सादा तो सर आप हैं। आप लोगों की जो सादगी है वो कमाल है कि आप लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं उसको मैं मान लूं, क्योंकि मालही साहब यहाँ पे बैठकर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है कि आप फॉरेन फंडेड है, तो वो मुझे मानना नहीं है। मैं तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि एफआईए इन्वेस्टिगेट कोई इल्जाम नहीं लगाया, मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया। आप कह रहे सर्टिफाइड चोर, सर आपकी पार्टी सर्टिफाइड फॉरेन फंडेड हो डिक्लेयर हो गई है इस वक्त। जब तक कोई फर्दर इसके ऊपर आप लोग कोई अपील में जाके फैसला रिवर्स नहीं करा लेते, तब तक तो सर यही मामला है ना, आप फॉरेन फंडेड डिक्लेयर हो गए हैं। तो अब बात यह है कि आज का पूरा दिन हमें अगर हो गए, अगर मुझे एक बात समझाए आप, तो आखिर उन्होंने शोकाज नोटिस क्यों दिया? शोकाज नोटिस का क्या मकसद होता है? ये नहीं कि उनको अभी तक उस पे अभाम है उनको। उन्होंने शोकाज नोटिस दिया है, हम वापस जाएंगे। आप देखें कई दर्जनों पाकिस्तानी चिल्ला चिल्ला के कह रहे भाई हम पाकिस्तानी हैं। ये इलेक्शन कमीशन कौन हो सकता है कि उनकी शहीदियत छीन ले? मान लेती हूँ, आप ठीक कह रहे हैं, अभाम होगा। चलिए इसके ऊपर अभी फर्दर जब प्रोसीडिंग्स होंगी तब देख लेंगे। ये आज जो आए हैं अरशद साहब, जो कुक थे अपेरेंटली किसी दफ्तर में, और जो वो इंफॉर्मेशन और जो इंकशाफात करके गए हैं, आपने देखे? मैंने इसी कोई बात नहीं देखी, मुझे नहीं ये देखी, पता। अच्छा, सुने मेरी बात, मेरी बात सुन तो लेना। आप मतलब जश्न ना मनाए ना हर बात पे फौरन। नहीं, मैं बिल्कुल जश्न नहीं मना रही, मैं तो आपकी सादगी पर हो बात सुने तो सही ना। एफआईए ने नोटिस दिए जो सेंट्रल ऑफिस के हमारे एम्प्लॉइज हैं, ना हमारा ना कोई इमरान खान का कुक है, ना कोई लाल माली का कुक है। नहीं सुने, हाँ वो ऑफिस के हैं, जो अकाउंट्स हैं वो ऑफिस के हैं, खर्चा पार्टी पे हुआ है। ये नहीं हुआ है कि इमरान खान ने कोई लंदन में जाके मेफेयर में फ्लैट्स ले लिए या स्विट्जरलैंड में जाके हमने कोई सरे महल खरीद लिया है, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए बस वक्त खत्म हो गया, मैं मजीद इस पर जरूर बात करती हूँ, सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका रजा रूमी साहब, आपने वक्त दिया। अली गौहर बलोच साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड लालचंद माली साहब, आपकी गुजारें, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ह्यूमैनिटेरियन इशू है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I would like to convey my warm congratulations on the occasion of the 75th Independence Day of the Islamic Republic of Pakistan. Afghanistan and Pakistan have long historical, religious and cultural commonalities with each other. Since the establishment of the new Islamic government in Kabul, we have been supporting the vital interest of each other and facilitating close cooperation in the fields of trade, education, culture, health, and people-to-people's relations. The friendship between our two peoples is strengthening with each passing day. Long live Pak.
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे मैंने कहा कि एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है जिस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। हमारा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान कम से कम भी पिछले 40 साल से हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तरह की मुश्किलात का हमेशा शिकार रहा, चाहे गैर मुल्की अफवाज के तसल्लुत की बात हो, गैर मुल्की अफवाज का वहाँ पर जाकर बैठ जाना हो, या फिर वहाँ के इंटरनल पोलिटिकल जो मामलात हैं उनकी बात की जाए, वहाँ पर इंसानी हकूक़ की पामाली की बात की जाए। बहुत लंबी एक फहरिस्त है जिन मुश्किलात और मसाइल का उस कौम को हमने देखा है कि सामना रहा है। पाकिस्तान की बात करें, वी ऑलवेज ट्राइड कि हम अपना जो एक हेल्पिंग हैंड है उनको जितना एक्सटेंड कर सकते हैं वो करें। पहले भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स रेफ्यूजीज़ का, अफगान रेफ्यूजीज़ का पाकिस्तान में हुआ था। आज तक भी वो पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की तरह, हमारे भाइयों की तरह रह रहे हैं। लेकिन अब हमने रिसेंट जो इवेंट्स हैं उनमें भी देखा कि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वहाँ से बेघर हुए, बेयारो मददगार हुए। जब वहाँ से इनखला हो रहा था अमरीकी अफवाज का, तो वहाँ पर जिस तरीके से अफगान शहरियों ने रिएक्ट किया, वो जो विजुअल्स आए वहाँ के काबुल एयरपोर्ट से, वो बहुत ही दिल दहला देने वाले थे। और अपना घर छोड़ के जाना एक बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन जो डेस्परेशन थी उन लोगों के अंदर कि वो वहां से किसी भी तरह से निकलना चाहते थे, वो एक अलग ही कहानी सुना रहे थे कि वहां पर क्या हालात हैं, क्या मामलात हैं। थोड़ा सा इस पर बात करेंगे कि इस वक्त की जो सिचुएशन है, जो इन्फ्लक्स है जो रेफ्यूजीज का, उसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी इनके लिए क्या कर सकती है। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन, एक रिपोर्ट है जो हमारी टीम ने इस हवाले से तैयार की है, वो प्रोग्राम में शामिल करते हैं। दुनिया भर में बहुत कुछ तेजी से तब्दील हो चुका है, लेकिन गुज़श्ता 4 दहाइयों से अफ़गानिस्तान के लोगों की हालत ज़ार और मुश्किलात में सिर्फ इजाफा ही हुआ है। अफ़गानिस्तान के लोगों ने जिन मसाइल और मसाइब का मुकाबला किया है और जिन आजमाइशों का सामना किया है, उसकी मिसाल वो खुद हैं। गुज़श्ता साल इसी महीने जब अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक की अफवाज का इनखला हो रहा था, तो अफ़गान बाशिंदे पुरसुकून ज़िंदगी की तलाश में जहाज़ों से लटक कर दूसरे ममालिक मुंतकिल होने के लिए ज़िंदगी दाव पर लगा रहे थे। वतन के साथ मोहब्बत एक फितरी अमर है। घर छोड़कर जाना कतन आसान नहीं होता, लेकिन कुछ खौफ और मजबूरियां ऐसी होती हैं जिनके सबब इंसान सब कुछ छोड़कर दूसरे मुल्क जाने के लिए आमादा होता है। हमसाया मुल्क होने के नाते पाकिस्तान अफ़गान मुहाजिरों का महबूब मस्कन है। अफ़गान जंग के दौरान यहाँ 40 लाख अफ़गानी मुकीम थे। अब भी इस्लामाबाद में सैकड़ों लोग प्रेस क्लब के सामने खैमों में मुकीम कसमापुरसी की तस्वीर बने बैठे हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। मगरिबी ममालिक ने इन लोगों को जंग ज़दा अफ़गानिस्तान से निकाल कर पुरअमन ममालिक में सहूलत फराहम करने के वादे किए थे, लेकिन उन्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। अब वो हालात के रहमो करम पर हैं, लेकिन आलमी बरादरी को उनकी कोई फिक्र नहीं। जी आपने रिपोर्ट देखी, जो कंक्लूजन था हमारी रिपोर्ट का कि हालात के रहमो करम पर हैं, आलमी बरादरी को कोई फिक्र नहीं या कोई तवज्जो ऐसा लगता है कि नहीं है इंटरनेशनल कम्युनिटी की। इस पर बात करेंगे ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान से खुशहाल खटक साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया खुशहाल आपका, आपके वक्त के लिए। मैं आपसे सबसे पहले इसी चीज़ पर चाहती हूँ कि आप कॉमेंट करें कि हमसाया मुल्क होने की हैसियत से जो पहला पॉसिबल रिफ्यूज दिखाई देता है अफगानियों को इस तरह के वक्त में, जो कि अभी उन्होंने रिसेंटली फेस किया है, वो नेचुरली पाकिस्तान दिखाई देता है। यहाँ पर हमने देखा कि पहले भी बहुत बड़ी तादाद में महाजरीन मौजूद है और अब भी हमने देखा कि एक इनफ्लो हुआ है। किस तरीके से सर इस क्राइसिस को आप देखते हैं, डिफाइन करते हैं, और जो लोग अभी आए हैं उनके लिए क्या किया जा सकता है, आप समझते हैं? बहुत शुक्रिया मुझे इस इम्पोर्टेंट इशू पे बात करने के लिए, बुलाने के लिए। जैसे कि आपकी रिपोर्ट में भी जिक्र हुआ, अफगानिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है वो काफ़ी बुरी है और हालात वहाँ पे काफ़ी ख़राब है। और 15 अगस्त 2021 के बाद जो इन्फ्लक्स शुरू हुआ है अफगान रेफ्यूजीज़ का, वो अभी तक चल रहा है। बल्कि शुरू के कुछ महीनों में इन्फ्लक्स थोड़ा ज़्यादा हो गया था, अभी भी थोड़ा उस लेवल पर नहीं है, लेकिन अफगान रेफ्यूजीज़ अभी भी क्रॉस करके पाकिस्तान आ रहे हैं। और पाकिस्तान पिछले तकरीबन 30-40 साल से, जैसे आपने भी जिक्र किया, कुछ तकरीबन 40 लाख और या उससे ज़्यादा अफगान रेफ्यूजीज़ को होस्ट करता रहा है। लेकिन इसमें यह है कि एक तो ईजी एक्सेस है, चूँकि ज़मीन का जो बॉर्डर हमारा उनके साथ लगता है वो बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, तो उसमें उनको एक तो, और दूसरा एक्सेस पॉइंट्स भी ज़्यादा हैं, तो जिसकी वजह से वो आ पाते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जैसे जिक्र हुआ, आपकी रिपोर्ट में भी जिक्र हुआ, इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो जिम्मेदारी बनती थी अफगान रेफ्यूजीज़ की तरफ, वो अनफॉर्चुनेटली
अभी तक ना इंटरनेशनल कम्युनिटी जिन ममालिक ने वादे किए थे या जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के असिस्टेंस के इदारे हैं उन्होंने भी जो वादे या बातें की थी वो अभी तक अपने वादों और बातों को पूरा नहीं कर पाए हैं। ऐसा ही है। दूसरे एंड पे पाकिस्तान में हमारे अपने मुल्क में जो सबसे बड़ा एक इशू है वो ये है कि इस वक्त रेफ्यूजीज का लॉ हमारे मुल्क में है ही नहीं। हम पिछले कोई तकरीबन 40-50 साल से रेफ्यूजीज को होस्ट कर रहे हैं, लेकिन ना तो हमने इंटरनेशनल रेफ्यूजी कन्वेंशन साइन किया है और ना हमारे कोई कानून साजी ऐसी मौजूद है, कोई कानून मौजूद है जिसके तहत रेफ्यूजीज को मैनेज या हैंडल किया जा सकता हो। जैसे अभी जिक्र हुआ ये इस्लामाबाद में, पेशावर में, कराची में, क्वेटा में, मुख्तलिफ जगहों पर अफगान रेफ्यूजीज बेयार और मददगार मौजूद हैं, बहुत मुफलिस और बहुत बुरी हालत में हैं और उनकी मदद के लिए कोई क्लैरिटी नहीं है कि उनको मदद कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, किस तरह से मुमकिन होगी। पिछली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट की थी, कुछ मेजर्स उन्होंने अनाउंस किए थे कि वो अफगान रेफ्यूजीज को मैनेज करने के लिए जो इन्फ्लक्स था एक्सपेक्टेड उसको मैनेज करने के लिए उन्होंने कुछ ऐलानात किए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन ऐलानात पे अमल नहीं हुआ। इस वक्त की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि मसलन अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान क्रॉस करते हैं तो उन्हें ये मालूम नहीं होता कि उन्होंने जाना कहाँ है, किस इदारे से बात करनी है, कहाँ से बात करनी है, अपनी डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने कैसे करवानी है, रजिस्ट्रेशन अगर करना है तो वो कैसे करनी है, आगे अगर किसी और मुल्क में जाना है तो उसका प्रोसीजर और सिस्टम क्या होगा, क्लियरेंस कहाँ से लेनी है। तो कोई एक अथॉरिटी या कोई एक ऐसा इदारा नहीं है जहाँ पे वो जाके अपनी मालूमात कर सकें या वहाँ पे वो जाके अपना कोई आगे का काम अपना तो करवा सकें। खुशहाल साहब, इन मामलात को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए क्या किया जा सकता है? और आप जो कह रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी किस तरीके से तवज्जो उनकी इस तरफ मरकूज की जा सकती है? क्योंकि जो बात अभी आप कर रहे हैं कि पाकिस्तान आकर अगर आगे कहीं जाना है, ये भी एक इशू बार बार सर उठाता है कि ह्यूमन ट्रैफिकर्स जो हैं उनका भी एक बड़ा एक वो है सरगर्म इस वक्त एक मामला है, जो वहाँ पे लोगों को ये कह रहे हैं कि हम आपको आगे कहीं ले जाएंगे। बच्चियाँ और खवातीन बहुत वल्नरेबल हैं इस मसले को लेकर, तो ये तो एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा अगर इसको टाइमली चेक ना किया गया। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशू भी है और इसके अलावा भी और काफी मसले हैं। बिकॉज ये लोग जो छोड़ के अपने घर आ रहे हैं या आए हुए हैं तो ये सब कुछ छोड़ के फौरन आए हुए हैं, यानी डेस्परेशन में आए हुए हैं। ये कोई प्लान करके तैयारी करके इकोनॉमिक माइग्रेंट्स नहीं है, ये हालात की वजह से वहाँ के जो बने हैं उस वजह से ये छोड़ के आए हैं अपने घर। लेकिन इनका यही है कि एक तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को लॉबी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी पाकिस्तान की भी बनती है, वो जिम्मेदारी और जो इनके हमसाया ममालिक हैं जैसे कि ईरान और बाकी, उनकी भी बनती है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को लॉबी करें, एडवोकेट करें इनकी जो प्रोटेक्शन है उस रेफ्यूजीज की, उसको इंश्योर करने के लिए। और इनके साथ जो वादे किए गए थे या जो बातें की गई थी, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो 15 अगस्त को अमेरिका और उनके एलाइज तो अफगानिस्तान को छोड़ के चले गए, लेकिन उसके जाने के बाद उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जो उनकी थी, जो उन्होंने बातें की थी अफगानों को प्रोटेक्शन देने की या उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने की अपने मुल्कों में, एक तो वो है। दूसरा ये कि इंटरनेशनल जो असिस्टेंस है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के इदारे हैं, उनकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, तो वो भी फिर पाकिस्तान और उनके हमसाया ममालिक की जिम्मेदारी बनती है कि उनसे भी बात करें। और तीसरा जो बात है, जो पाकिस्तान के अंदर की बात है, वो ये है कि पार्लियामेंट में इस इशू पे बहुत जरूरत है कि एक तो डिस्कशन और डिबेट हो, दूसरा इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है रेफ्यूजीज का उसकी साइन करने के हवाले से बात हो, और तीसरा पाकिस्तान के अंदर रेफ्यूजीज को किस तरह से मैनेज करना है उसके हवाले से भी कानून साजी की बहुत सख्त जरूरत है, फेडरल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी। क्योंकि दो सूबे जो हमारे हैं, मसलन पुख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, उनका पूरा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगता है, वहां से रेफ्यूजीज इन सूबों में आते हैं, इन सूबों के जरिए बाकी मुल्क में आते हैं। लेकिन वहां पे भी इनको किस तरह से रखा जाता है, कैसे उनको किनको इजाजत दी जाती है क्रॉस करने की, किनको रोका जाता है, वो यानी इन मामलात में कोई क्लैरिटी नहीं है। तो नहीं क्लैरिटी, और आई थिंक कि बहुत सारी क्रॉसिंग इस तरह की इलीगल भी है जो रिपोर्ट की जा रही है कि इलीगली शायद क्रॉस कर जाते हैं बॉर्डर। जी, असल में अफगानिस्तान में तो स्टेट कोलैप्स कर गई है। 15 अगस्त के बाद वहाँ पे तो स्टेट कोई मौजूद नहीं है, तो डॉक्यूमेंटेशन, पासपोर्ट्स, उस तरह का कोई सिस्टम या निज़ाम तो वहाँ पे अभी फिलहाल काफ़ी केओटिक है, सिस्टम्स तो वहाँ पे है नहीं। तो उसकी वजह से जो लोग क्रॉस करें वो तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो वीज़ा के बगैर भी आ जाते हैं। तो एक तो ये है कि उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेसिफिकली फॉर एग्जांपल कौन से ऐसे मेजर हैं या इकदाम हैं जो हुकूमत ने उठाए हैं या उठाने चाहिए उनको, उस हवाले से पार्लियामेंट में इस पर काफ़ी ज़रूरत है कि डिस्कशन हो। और फॉरेन मिनिस्ट्री और इंटीरियर मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस डिस्कशन को ड्राइव करें, इसको लीड करें, और इस हवाले से फिर जो मुमकिन इक़दाम पाकिस्तान, क्योंकि ये हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हमें भी अंदाज़ा हो कि हम यहाँ पे मसलन अगर लोग पड़े हैं उनके साथ, पेशावर में फॉर एग्जांपल कुछ 1-2 महीने पहले अफगान रेफ्यूजीज थे, म्यूजिशियंस थे, उनको अरेस्ट करके डिपोर्ट करने की बात की गई। यानी वो बेचारे अपने वैसे ही घबराए हुए थे क्योंकि वो छोड़ के भाग के आए हुए थे। तो इस तरह के वायलेशंस काफी शहरों में भी, लोकल सतह पे भी हो रही हैं
क्योंकि लोगों को अंदाजा नहीं कि उनको रिफर कहाँ पे करना है, बात किससे करनी है, कौन सा इदारा इसका जिम्मेदार है, जिससे जाके बात हो सके, डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर हो सके। तो उसके लिए पार्लियामेंट में डिस्कशन जरूरी है, और उसके बाद फिर जो इकदाम उठाए जा सकते हैं उसके हवाले से फिर हुकूमत को, जो भी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका खुशहाल खटक साहब, आपने हमें वक्त दिया इस बहुत ही अहम इशू के ऊपर। आपने कहा और बहुत बिल्कुल ठीक कहा कि गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को इस इशू को देखना होगा कि किस तरीके से जो इन्फ्लक्स ऑलरेडी हो चुका है उनका रेफ्यूजीज का, उसको किस तरीके से हैंडल करना है। ये लोग लीगल तरीके से मोस्ट प्रॉब्ली नहीं यहाँ पर आए, क्योंकि बहुत सारे मामला जो है अफगानिस्तान में उस वक्त इस तरह के थे ही नहीं कि वो लीगली उस वक्त आते, डेस्परेशन में अपने घर छोड़कर आए हैं। तो अब उनको किस तरीके से, वो कहाँ जाएं, किस अथॉरिटी से बात करें, अगर वो अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा रहे, वो भी हमारे लिए फ्यूचर में एक मसला बनेगा, वो कहाँ अपने आप को जाकर रजिस्टर कराएं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंटरनेशनल कम्युनिटी, आलमी बरादरी, आलमी ताकतों ने जो वादे इनसे किए हैं, ये वक्त है कि हम उनको भी इस बात की याद दहानी कराने की कोशिश करें अपने जो फोरम्स हैं उनके थ्रू, कि वो वादे पूरे करने का अब वक्त है, क्योंकि ये लोग बेयारो मददगार हैं और उस मदद के मुंतजिर हैं जिस मदद का इनसे वादा किया था। प्रोग्राम नुक्ता एतराज़ से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।